ज़्यादातर मुझे कैंडल स्टिक चार्ट समझ में आता है। ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज़ करते हैं। कैंडल कैसे बनती है, एक एक कैंडल कैसे बनती है, मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये आपका हाई है, ये आपका लो है। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसा मांगता है और मन 10,000 रुपये शेयर मार्केट में लगा के करोड़पति बनना चाहता है। अगर आप भी मेरी तरह ऐसा ही सोचते हो तो स्वागत करता हूं मैं आपका। नमस्ते, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो फाइनेंस मार्केट स्कूल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या सच में 10,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाकर करोड़पति बना जा सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अगर हाँ है तो क्यों है, और अगर ना है तो क्यों ना है, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। आप खुद डिसाइड कर पाओगे। स्टॉक मार्केट की ये पहली क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम ब्रॉड वे में समझ में आ जाए। इस क्लास को किसी भी एज ग्रुप का बच्चा या आदमी, कोई भी इंसान देख सकता है और उसको चीज़ें उसी तरह से समझ में आएंगी जिस तरह से चीज़ें स्कूल में समझाई जाती थी। फाइनेंस मार्केट स्कूल, इस चैनल का नाम ही मैंने स्कूल इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, वो एकदम स्कूल की तरह सिखाऊंगा। जैसे स्कूल में A to Z सिखाया जाता था, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, वैसे ही यहाँ मैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस, फाइनेंस की चीज़ें एकदम A से लेकर Z तक, यानी 0 से लेके 100 तक सिखाऊंगा। और हर टॉपिक को इस तरह से समझाऊंगा कि वो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा देख रहा होगा या आदमी देख रहा होगा, उसको चीज़ें समझ में आए। ये चैनल शुरू करने से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा था वो आ रही थी कि कोई भी चीज़ YouTube में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं अवेलेबल है। ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट की क्लासेस जो हैं वो ऐसे स्कूल की तरह कोई किसी ने नहीं पढ़ाया है। कोई अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है, कोई अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है, मतलब बीच में ले जाके कई चीज़ें बता रहे हैं जिससे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मार्केट होता क्या है, कैसे चीज़ें चलती हैं। शुरू से कहीं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। कोई इस वीडियो में है, किसी उस चैनल पर है, कुछ चीज़ें उस वीडियो में हैं, तो जम्बल्ड फॉर्म में सारी चीज़ें हैं। यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम डिटेल में चीज़ें समझाते हुए लेके चलूँगा, जैसे कि किसी भी टॉपिक को स्कूल में समझाया जाता था। और आप ये बिल्कुल भी मत डरिएगा कि चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट को अगर आप बिज़नेस जैसा देखते हो तो बिज़नेस आपको पता है कि सबको समझ में आता है। आपकी डेली लाइफ में मार्केट घुसा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखो तो आप ITC के कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। ITC एक कंपनी है, सिगरेट्स बनाती है, वेफर्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खाते रहते हो। टाटा का नमक खाते हो, टाटा लिस्टेड है कंपनी। ये सारी चीज़ें मार्केट से ही चल रही हैं। तो आपकी डेली लाइफ में मार्केट घुसा हुआ है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा एकदम आसान तरीके से। मुझे नहीं पता है कि स्कूल में आपको A+B का होल स्क्वायर आपको समझ में आया कि नहीं। कई लोग होंगे, यार मुझे तो स्कूल में भी चीज़ें नहीं समझ में आई, तो यहाँ भी स्कूल की तरह पढ़ा रहे हो तो नहीं समझ में आई। यहाँ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और स्कूल में पढ़ाया अगर चाहे आपको काम आया हो या ना आया हो, स्कूल में समझ में आया हो या ना आया हो, यहाँ समझाने की गारंटी, जिम्मेदारी मेरी है। तो आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। मैं जो चीज़ें समझाऊँ आप उसको देखिए। आपको कोई भी डाउट आए आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूँगा और हर एक कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बहुत ज़्यादा डाउट होंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। हर डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा मैं। आपको करना क्या है कि जितनी क्लासेस मैं अपलोड करता जाऊं उसको उसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखिए। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। मुझे नहीं पता है कि कितनी क्लासेस लगनी हैं, पूरी चीज़ें आपको सिखाने में कितने महीने लगने वाले हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई एक बंदा भी देख रहा होगा ना, तो भी मैं पूरी क्लासेस अपलोड करूँगा रिकॉर्ड करके। तो आपको एक प्रॉमिस करना है मुझसे कि ईमानदारी से, अगर आपको ये सच में मार्केट सीखना है तो आप ईमानदारी से यहाँ पे टाइम दीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिए।
क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी और अप्रोच पे डिवोट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है ना कि अगर किसी चीज़ को लेके आपकी माइंडसेट सही नहीं है या आपका अप्रोच गलत है तो आपको चीज़ें अचीव करने में बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे कुछ चीज़ों को लेके लोग पहले से ही डरे होते हैं, कुछ चीज़ों को लेके लोग उनको डरा देते हैं। तो क्या डरना गलत है? इसका भी जवाब हाँ भी है और ना भी। सोचो, अगर आप जंगल में खड़े हो और आपके सामने शेर आ जाए, आपको डर ही नहीं लग रहा है तो आप भागोगे नहीं, और आप भागोगे नहीं, शेर आपको फाड़ के खा जाएगा। शायद आप शेर से जीत भी नहीं पाओगे। तो क्या डर गलत था? नहीं, डर सही है। डरने की वजह से आप वहाँ से भागे, और भागेंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप बच जाएंगे। तो क्या डर हर जगह सही होता है? नहीं, हर जगह डर सही नहीं होता है। अब जैसे स्टॉक मार्केट को लेके लोगों के भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, मिथ्स हैं। लोग डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल, पैसा डूब जाता है स्टॉक मार्केट में। क्या सबका पैसा डूब जाता है? नहीं, जो सोच कर, समझ कर, सीख कर करते हैं उनका पैसा नहीं डूबता है। तो अब यहाँ पे आ गया एक और डर, पैसा डूबने का डर। डर तो बिल्कुल भी है, लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि अगर आप कार चलाते हो और आप कार चलाने आपको आती ही नहीं है और आप कार लेके हाईवे पे निकल गए, तो रिस्क तो वहाँ भी है ना। तो आप क्या करोगे? कार को सीखोगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो कार आप लेके हाईवे निकलो, गली निकलो, कहीं भी आप चला लोगे। तो डर तो कार चलाने में भी था, लेकिन आपने उसको सीखा, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल की, फिर आप लेके निकलने लगे। क्या अभी भी रिस्क नहीं एग्जिस्ट करता है कार चलाने में? बिल्कुल करता है। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आपके पास कंट्रोल रहता है कार का। कब ब्रेक मारना है, कब एक्सीलरेट करना है, कब ब्रेक लेना है, कब कितना साइड से निकलना है। ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। जब आप चीज़ों को सीख जाते हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीरो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जब आप सीख के करने लगते हो तो आपके पैसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप रिस्क को एनालाइज कर पाते हो। अब स्टॉक मार्केट को लेके दूसरा पहलू ये है लोगों को कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है। अब इसका सवाल भी हाँ भी है और ना भी है। हाँ है तो क्यों है, ना है तो क्यों है। आप ऐसे समझो ना कि स्टॉक मार्केट जुआ कब होगा और जुआ कब नहीं होगा। आप सोचो ऐसे एक एग्जांपल के लिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चलने वाला है। अब आप कह रहे हो कि इंडिया जीतेगी और आपका दोस्त कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। आप दोनों को कुछ भी नहीं पता है कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन सी बॉलर खेल रहे हैं, कौन से बैट्समैन खेल रहे हैं, कौन से बैट्समैन इन फॉर्म है, कौन से बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, किस पिच पे मैच हो रहा है, ये कुछ आइडिया नहीं। बस आपने बोला कि यार इंडिया जीतेगी, आपके दोस्त ने बोला कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। कोई एक तो हारेगा और कोई एक तो जीतेगा, ये कन्फर्म है। हाँ, शायद मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन अब क्या है कि मैच ड्रॉ होता है तो सुपर ओवर के थ्रू रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो कोई ना कोई एक ज़रूर जीतेगा। तो अब यहाँ पे अगर आप ऐसे खेल रहे हो तो ये प्योर सट्टा हो गया, प्योर जुआ हो गया। लेकिन अगर सोचो कि आपको पता है कि इंडिया में कितने बैट्समैन खेल रहे हैं, कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, कितने बैट्समैन इन फॉर्म हैं, कितने बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हैं, कितने बॉलर्स अच्छा इस टाइम कर रहे हैं। अब उसको पता है आपके दोस्त को कि ऑस्ट्रेलिया कैसा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कौन कौन से खेल रहे हैं, कौन इन फॉर्म है, कौन आउट ऑफ फॉर्म है। अब आप दोनों को पता है पिच की कंडीशन क्या है, पिच बैटिंग वाली है या बॉलिंग वाली है, बैटिंग इन द सेंस कि रन ज़्यादा बनेंगे या विकेट्स ज़्यादा गिरेंगे। ये सारे डेटा आपके पास हैं, तो आप इस डेटा के बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हो कि नहीं यार बैटिंग वाली पिच है और यहाँ पे बैट्समैन इंडिया ज़्यादा लेके खेल रही है तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तब आप डेटा बैक्ड डिसीजन ले रहे हो जीतने या हारने का, तब ये गेम ऑफ स्किल हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ड्रीम 11 सर्कल, ये सारी चीज़ें क्या बोलती हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, ये जुआ नहीं है। तो ऐसे ही जब आप डेटा बैक्ड डिसीजन लेते हो तो वो आपकी स्किल हो जाती है। अब वहाँ पे आपके दोस्त को लग रहा है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, कितनी भी बैटिंग पिच हो विकेट गिरा देंगे इंडिया के, तो कोई ना कोई एक सही होगा, कोई ना कोई एक गलत होगा। तो ऐसे ही जब डेटा बैक डिसीजन आप किसी कंपनी के शेयर के लिए लेते हो तब आप वो जुआ नहीं रह जाता है, तब वो आपकी स्किल हो जाती है, आपकी नॉलेज हो जाती है।
अब वो जो डेटा होता है, वो डेटा को समझना कैसे होता है, डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे समझ पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। और वो सीखने के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको जाना पड़ता है, जो कि यूट्यूब में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कि जो एक स्कूल की तरह आपको चीज़ें सिखाए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और यहाँ पे चीज़ें मैं स्कूल फॉर्म में सिखाऊंगा। ये सारे डेटा का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आएगा, चार्ट्स कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं कि प्राइस यहाँ के बाद ऊपर ही जाने वाला है, स्टॉक अभी स्ट्रांग है, स्टॉक अभी वीक है, इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें आप बस मुझ पर भरोसा करके चलो, मैं आपको ऐसे एक एक क्लास में करके चुटकियों में सिखाता चला जाऊँगा। और ये गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको नहीं, कोई भी नहीं समझा सकता है, मैं कहता हूँ कि आप पूरा फेथ से इस वीडियो को देखिएगा, आने वाली क्लासेस को आगे देखिएगा, और आपको जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर मैं समझाऊंगा। होगा तो मैं लिंक क्रिएट करके जूम पे सबके लाइव डाउट लूँगा। लेकिन आप जितना ईमानदारी दिखाओगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा मैं भी करूँगा। मुझे सीखने में चीज़ों को टाइम लगा है, मुझे भी 5-6 साल करके चीज़ें तब समझ में आई हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया कि 5-6 साल में जहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो उसी प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब शेयर मार्केट का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में क्या होता है कि सोचो आप आएंगे, आज से आएंगे, उनको आज से ही पैसा कमाना है। आप सोचो आज आप मार्केट में आ रहे हो और पैसा लगा दे रहे हो, पिछले जो 10 साल से 20 साल से 50 साल से कर रहा है, उसका ही तो पैसा है यहाँ मार्केट में और आपका ही है। तो वो आपका लेके जाएगा या आप उसका लेके जाओगे? आप सोचो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कह रहे हो शेयर ऊपर जाएगा, वो कह रहा है शेयर नीचे जाएगा, तो किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं? ज़्यादातर चांसेस उसके हैं जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं बनेगा, आप भी लो, सीखो, यहाँ पे टाइम डिवोट करो, लर्निंग करो, उसके बाद आप मार्केट में आओ, पैसे डालो, फिर देखो धीरे धीरे कैसे आप भी उनकी तरह एक्सपीरियंस गेन करके पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, सीए करता है, एमबीए करता है, टाइम देता है, 4 साल 5 साल चीज़ों में टाइम देता है, उसके बाद जाके एक अर्निंग एक्सपेक्ट करता है। तो आप सोचो कि मार्केट में आज ही आए आप और आज ही कल से ही पैसा कमाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी 2-4 महीने 6 महीने, जब तक आपको लर्निंग पूरी ना हो जाए, पूरा लर्निंग में टाइम दो, फिर देखो चीज़ें आपको कैसे समझ में आने लगती हैं, तब आप उसके बाद पैसा कमाना स्टार्ट करोगे और आपको पैसा आएगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप सही अप्रोच से मार्केट को टैकल करोगे तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले आता हूँ और स्क्रीन पे मैं आपको एक वाइट बोर्ड, जैसे कि स्कूल में बोर्ड पे लिख के चीज़ें एक एक चीज़ें समझाते थे, वैसे ही मैं आपको लिख लिख के हर चीज़ें दिखा के समझाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको फील आए कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, हाँ ऐसे होती हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपको देख के एहसास होगा कि यार ये ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ आर्ट, ये कला कोई भी सीख सकता है, हाँ टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले आता हूँ, जहाँ पे मैं चीज़ें आपको लिख लिख के समझा के दिखा के समझाऊँगा। पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम शेयर मार्केट की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि शेयर क्या होता है। आपने सुना होगा ना, आप खुद भी बोलते होगे कुछ चीज़ों को लेके कि इसमें इतना मेरा शेयर है, मेरा इतना शेयर है, उसका इतना शेयर है। शेयर मतलब हिंदी में बोले तो हिस्सेदारी, कि आपका इतना हिस्सा होता है। शेयर होता क्या है, ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि मुझे एक बिज़नेस करना है और मुझे उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अब 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो मैं कई लोगों से ये इसको पैसे को मांगूंगा। हो सकता है 2 लोग मिल के दें, हो लग सकता है 4 लोग मिल के दें। अब सोचो अगर 4 लोग मुझे ये 1 लाख रुपए मिल के देंगे पैसे, तो मैं क्या करूँगा, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाऊँगा। और हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर चारों लोग शेयर कर लेंगे, यानी 1/4 हम शेयर कर लेंगे, यानी 25%। अगर बोले तो 25% हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसको शेयर के फॉर्म में कैसे करते हैं कि जैसे अगर 1 लाख रुपए मुझे इसमें कैपिटल, इसको कैपिटल बोलते हैं, जो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट जो लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। 1 लाख रुपए मुझे चाहिए और इस 1 लाख रुपए में मैं 100 शेयर बना देता हूँ।
तो यानी एक शेयर हो गया आपका 1,000 रुपये का। तो अगर कोई 10,000 रुपये दिया है तो उसको 10 शेयर मिल गए, कोई 20,000 दिया है तो उसको 20 शेयर मिल गए। तो ऐसे ही चीज़ें शेयर फॉर्म में बनाई जाती हैं। तो शेयर ऐसे ही बनता है कि क्या ऐसे एक्चुअली में कंपनी के शेयर ऐसे ही बनते? हाँ, मोर और लेस ऐसे थोड़े प्रोफेशनल वे में बनते हैं। तो अब सोचो कि कंपनी को, जैसे आप किसी भी कंपनी को जाके कैसे ही पैसा दे दोगे, मतलब किस कंपनी को पैसा दोगे आप? शेयर तो बहुत सारी कंपनियां मांग रही हैं। अब आप इस एग्जाम्पल से समझो कि आपके पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं ये अभी छोड़ देते हैं, आप बाहर गए हो, आपको शेयर खरीदना है। एक कंपनी दिख रही है, आइसक्रीम की कंपनी है, एक कपड़े की कंपनी है, एक हॉस्पिटल की कंपनी है और एक अल्कोहल की कंपनी है। अल्कोहल यानी दारू। तो अब आप ये सोचो कि क्या दारू का भी शेयर बिकता है? जी हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट करके एक कंपनी है जिसका कि शेयर ट्रेड होता है। तो अब आप ये सोचो कि आपको जिस बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा या जो बिज़नेस आपको ज़्यादा समझ में आता होगा, किसी को आइसक्रीम की शॉप बहुत समझ में आती होगी कि भाई गर्मी है आने वाली है या गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही हैं तो लोग बहुत आइसक्रीम खाएंगे, वो आइसक्रीम की कंपनी में पैसा लगा सकता है। किसी को कपड़े का पता है, नॉलेज है कि यार कपड़े हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमेशा फैशन में रहते हैं, लोग कपड़े खरीदते ही खरीदते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, खाने के बाद जब आदमी का पेट भर जाता है तो वो फैशन के बारे में सोचता है, तो कपड़े की दुकान तो चलती ही रहेगी। अब कुछ लोग होंगे थोड़े से कि भैया आजकल जिस हिसाब से दबा के लोग खा रहे हैं आइसक्रीम और ये सारी चीज़ें जिसमें कि पाम ऑयल इतना ज़्यादा है तो हेल्थ ख़राब होगा, तो ज़्यादातर लोग तो हॉस्पिटल में ही पड़े रहेंगे। अब दूसरे लोग क्या सोच सकते हैं कि यार नहीं यार, ये लोग जब कुछ लोग घर के लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ लोगों को टेंशन होगी तो वो जाके दारू पियेंगे। जोक्स आर पार्ट। लेकिन सोचो कि सबके एनालाइज करने का तरीका अलग अलग है। अब कंपनीज तो सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या एक कंपनी है? कम से कम 5,000 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो हर तरह की कंपनी लिस्टेड है। आप क्या अप्रोच फॉलो करते हो, आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है, आप उस कंपनी के शेयर में पैसा डालोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने इसी में देखा ना कि किसी को लगता है कि गर्मी आ रही है, किसी को लग रहा है कि ठंडी और गर्मी में हमेशा फैशन चेंज ही होते रहते हैं तो हमेशा कपड़े की दुकान चलती रहेगी। कई लोगों को लग रहा है कि लोग ज़्यादातर खा खा के बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल ही पहुंच रहे हैं, तो हॉस्पिटल तो हमेशा ही चलता रहेगा। अब कई लोगों को है कि नशे की लत कई लोगों की छूट नहीं पाती है, घर में खाने को नहीं होगा लेकिन दारू पीने का पैसा ज़रूर लोग इंतज़ाम कर लेंगे। तो यार मेरे हिसाब से तो दारू की कंपनी ज़्यादा चलने वाली है। तो आप जिस भी कंपनी पे डिसाइड करोगे इस तरह से बिज़नेस को एनालाइज किया जाता है, उस कंपनी के शेयर खरीदोगे। अब कंपनी शेयर देती कैसे हैं, कैसे शेयर मिलता है हमें, ये सारी चीज़ें आगे हम देखते चलेंगे। तो हम अगर तो समराइज करता हूँ कि शेयर क्या होता है। जब भी किसी भी कंपनी में आप हिस्सेदारी लेते हो यानी शेयर खरीदते हो जब किसी भी कंपनी का, तो आप उसके ओनर भी कहलाते हो, ओनर बन जाते हो। जैसे मैंने बताया ना कि 1 लाख लेके अगर मैंने वो बिज़नेस किया, 4 लोगों ने पैसे दिए हैं तो 25% की सबकी हिस्सेदारी है। अगर यहाँ पे 40,000 रुपये का प्रॉफिट होता तो 10-10 हज़ार मुझे सबको बांटने पड़ जाते। तो क्या कंपनी जो शेयर लेते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं? जी हाँ, डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होता है ये तो आपको समझ में ही नहीं आया होगा। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आगे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहली बात, आपको शेयर क्लियर हो जाना चाहिए कि शेयर क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जब आपको अगर शेयर समझ में आ गया तो ये शेयर आप खरीदते कैसे हो, किससे खरीदोगे? तो कहीं तो मिलता होगा ना, क्या यहीं कहीं किसी किराने की दुकान पे या किसी मॉल में जाके मिल जाता है क्या शेयर? नहीं, इसके लिए भी दुकान होता है। दुकान नहीं कहूँगा, एनएससी है और बीएससी। एनएससी आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों दुकानें हैं जहाँ से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हो। तो जब भी आपको शेयर बाई करने होंगे तो आप जाओगे एनएससी या बीएससी के पास में।
ये दोनों आप दुकान मान सकते हो, यहाँ से आप शेयर बाय और सेल करते हो। मतलब जिसको सेल करना है वो भी एनएससी को देगा और जिसको बाय करना है वो भी एनएससी से बाय करेगा। ये सेल कर रहा होता है, एनएससी बोलता है भाई ये शेयर इतने में सेल कर रहा है, आपको बाय करना है तो आप बाय कर लो। तो ऐसे बाइंग और सेलिंग चलती रहती है। अब एनएससी बीएससी आपको थोड़ा सा फील आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखो कि एनएससी और बीएससी कैसे दिखते हैं। तो अब एनएससी जो इंडिया है वो आपकी जो दुकान, जिस दुकान से आप शेयर खरीदते हो वो दुकान दिखता कैसा है। वो दुकान, ये देखिए आपका वो दुकान ये ऐसा दिखता है। ये है आपका एनएससी, यहीं से आपकी बाइंग और सेलिंग होती है। ऐसे ही बीएससी आप गूगल करके देख लेना कि कैसा दिखता है। अब एक्चुअल में ये डिजिटल दुकान इनकी कैसी दिखती है, ये देखिए ये इनकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट इनकी यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगी कि यहाँ पे सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एनएससी है, जो भी या बीएससी से भी आप जो भी रिजल्ट्स रिपोर्ट होते हैं कंपनीज़ के, सारी चीज़ें, आईपीओ किस कंपनी का आ रहा है, ऑप्शन चैन, मार्केट, निफ्टी कितने पे क्लोज़ हुई, निफ्टी 50 कितने पे क्लोज़ हुई, निफ्टी बैंक कितने पे क्लोज़ हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे देख सकते हो। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है और शेयर खरीदते कहाँ से हैं। वो एनएससी और बीएससी, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये काइंड ऑफ दुकान है यानी स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ से हम शेयर बाय और सेल करते हैं। जिसको बाय करना है वो भी एनएससी को बोलेगा, जिसको सेल करना है वो भी एनएससी को ही बोलेगा। आप एक टर्म सुनते होंगे निफ्टी और सेंसेक्स। ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं? अब जो हम निफ्टी पे गए थे, निफ्टी यानी एनएससी पे निफ्टी 50 होता है वो, यानी निफ्टी में क्या होती हैं, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनको लेकर एक इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स कैसे बनाया है कि जैसे किसी भी कंपनी का प्राइस है, उसके प्राइस के कंपनी के एवरेज लेके इंडेक्स बनाया गया है। ये चीज़ मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, तब आप समझिएगा। अभी ऐसे समझिए कि टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी की हैं वो एनएससी में है, और टॉप 30 कंपनी जो सेंसेक्स है ये एक इसका इंडेक्स है, उसमें टॉप 30 कंपनी इंडिया की रजिस्टर्ड हैं। अब ये आप ऐसे समझो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जैसे आप सुनते होंगे ना कि आज निफ्टी गिर गया, आज सेंसेक्स गिर गया, आज निफ्टी 50 बढ़ गया, आज सेंसेक्स बढ़ गया, तो वो होता कैसे होगा? अब जैसे 50 कंपनियां लिस्टेड हैं तो हो सकता है किसी दिन 30 कंपनी के शेयर ऊपर गए हों और 20 कंपनी के नीचे गए हों। तो नेट में आप देखोगे ज़्यादा कंपनी के ऊपर गए हैं तो कहते हैं कि निफ्टी बढ़ गया। अब हो सकता है किसी दिन 30 कंपनी के शेयर नीचे गए हों और 20 कंपनी के शेयर ऊपर गए हों, तो नेट में देखेंगे तो आप निगेटिव गया है। अब ऐसे एक्चुअली रेशियो में नहीं हो सकता है 25 कंपनी के ऊपर गए हों 25 कंपनी के नीचे गए हों, तो बराबर भी हो सकता है 10 कंपनी के ऊपर गए हों और 40 कंपनी के नीचे गए हों तो कहेंगे कि निफ्टी गिर गया। ऐसे ही सेंसेक्स की 30 कंपनियों में जब होता है तो उसमें बोलते हैं कि यार सेंसेक्स गिर गया या बढ़ गया, या निफ्टी गिर गया बढ़ गया। इस तरह से होता है कि निफ्टी आपकी, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो कि निफ्टी जो है आपका वो इंडेक्स है एनएससी का, जिसकी 50 कंपनियों के प्राइस का एवरेज ये बताता है, और सेंसेक्स आपकी 30 कंपनियों के 30 टॉप कंपनियां जो सेंसेक्स में इंडिया की हैं वो बताती हैं। तो इन्हीं 30 कंपनियों और 50 कंपनियों के बढ़ने या घटने पे, ज़्यादा कंपनी बढ़ी होती है तो कहते हैं निफ्टी बढ़ गया, ज़्यादा कंपनी गिरी होती है तो कहते हैं निफ्टी गिर गया। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि शेयर क्या है और आप उसको बाय करोगे एनएससी से या बीएससी से, तो बाय कैसे करोगे? जाके इनके ऑफिस में खड़े होके चिल्लाओगे कि सर मुझे शेयर दे दो, सर मुझे शेयर दे दो? नहीं, अब डिजिटल फॉर्म में चीज़ें दी जाती हैं कि डिजिटल फॉर्म में ट्रेड होता है शेयर आपका, तो उसके लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको कि डीमैट बोला जाता है। डीमैट अकाउंट, डीमैट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डी मटीरियल फॉर्म में जो आपका शेयर रखा होता है उसे डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आया कहाँ से है
कि आप पहले क्या होता था, लोग जाके एनएससी और बीएससी जाके फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदते थे और उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था। बड़े बड़े शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होते थे किसी भी कंपनी के, तो वो सर्टिफिकेट्स बचा के रखने पड़ते थे, जिससे कि आपको पता चलता कि आपके पास किस कंपनी का शेयर है और उस कंपनी को पता चाहता कि आप उसके शेयर होल्डर हो। लेकिन अब जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली तो शेयर्स को डीमैटेरियल फॉर्म में रखने लगे, मतलब आपके वॉलेट में रहता है। आपका ये डीमैट अकाउंट जो खुलता है उससे आप बाई सेल करते हो। अब इस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो एनएससी या बीएससी के पास, जिससे उसको पता चल जाता है कि आपको बाई करना है या सेल करना है। आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हो, उस डीमैट अकाउंट से शेयर बाई करते हो या सेल करते हो। सेल करते हो तो आपके डीमैट में पैसा आ जाता है और बाई करते हो तो आपके डीमैट से पैसा कट जाता है। तो इसके लिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं। पहले क्या होता था, डीमैट अकाउंट में जब आप डीमैट अकाउंट खोलते थे तो आपके शेयर इसमें स्टोर होते थे। आप सिर्फ शेयर खरीद पाते थे या बेच पाते थे बहुत टाइम बाद, ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे। ट्रेडिंग इंट्राडे करना होता था, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट आपको अलग खोलना पड़ता था। लेकिन अब ज़्यादातर ब्रोकर क्या करते हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक में ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट दोनों कंबाइंड होता है, तो इसे ही डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको शेयर खरीदना है तो आपको एनएससी या बीएससी के थ्रू खरीदना पड़ता है, जो कि दुकान है या स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी डीमैट अकाउंट खोल के या ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल लेते हो, अब आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो डीमैट अकाउंट है ही नहीं, तो मैं कैसे खोलूँगा? मैं आपको एक ऐप है जिससे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उससे ऐप से डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा। आपका डीमैट उस लिंक से खोलोगे तो डीमैट फ्री में खुलेगा। उसके बाद आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी, अगर आप कुछ टाइम बाद अगर 1-2 शेयर खरीद लिए तो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं वेव ऑफ करा दूंगा। आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो आपका 300 रुपये का साल भर का लगता है, जो कि बहुत कम होता है। अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है और पैसा बनाना है तो इतना मायने नहीं रखता है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल लेते हो, तो उससे आप फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। अब ये सवाल आया कि चलो ठीक है, मुझे शेयर ख़रीदना है, एनएससी या बीएससी से ख़रीदना है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल के ख़रीदना है। अब ये जो कंपनी शेयर इशू कर रही है वो क्यों इशू कर रही है? मतलब पब्लिक से पैसा क्यों ले रही है? मतलब हम पैसा दे रहे हैं तो फिर वो पब्लिक से पैसा ले रही है, बैंक से पैसा क्यों नहीं ले रही है? आप अब इस चीज़ को समझो कि एक कंपनी है जिसको कि अब अपना कंपनी लिस्ट कराना है एनएससी या बीएससी में, कि मेरी कंपनी लिस्ट कर दो भैया, कोई भी मेरा शेयर बाय या सेल कर पाए। उससे पहले कंपनी को ज़रूरत है पैसा। किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? हो सकता है कंपनी को और बिज़नेस अपना बड़ा करना हो और ऑफिसेस खोलने हो, तो उसमें पैसे खर्च होंगे और कंपनी के पास अपने ऐसे पैसे हैं नहीं। अब बैंक के पास अगर जाएगी तो 12 से 14 से 18% के आसपास बैंक इंटरेस्ट लेता है साल भर का। अच्छा, तो इंटरेस्ट ना देने के लिए कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक को शेयर इशू कर दे रही है, जिससे कि पब्लिक को इंटरेस्ट ना देना पड़े। तब तो कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी आपका। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी पैसा आपको इक्विटी के थ्रू उठा रही है, जो शेयर आप खरीदते हो उसको इक्विटी शेयर कहते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर भी होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। प्रेफरेंस होता है, इस पे प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। ये कम्प्लीटली इक्विटी नहीं होता। मालिकाना हक आपका इक्विटी शेयर में ही माना जाता है। जो बोलते हैं कि आप इस कंपनी के ओनर हो तो वो आप इक्विटी शेयर ओन करते हो। प्रेफरेंस में डिविडेंड, आपका डिविडेंड यानी प्रॉफिट जो कंपनी शेयर करती है, तो जैसे वो प्रॉफिट कमाई है और वो सारे शेयर होल्डर्स को बांटेगी तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर पे आपका डिविडेंड पे राइट होता है। अब इक्विटी शेयर, अब सोचो कंपनी आपको इक्विटी शेयर इशू की तो आप कंपनी के ओनर बन गए। अब आप जैसे बिजनेस में, अगर किसी बिजनेस में ओनर बनते तो आपको अगर लॉस भी होता तो लॉस भी आप बियर करते, और अगर प्रॉफिट होता तो आप प्रॉफिट भी बियर करते, मतलब प्रॉफिट खाते। तो अब ये आप ऐसे समझो ना कि कंपनी को अगर वो लोन के थ्रू पैसा उठाएगी, पब्लिक से भी कंपनी बॉन्ड्स के थ्रू लोन के पैसे उठाती हैं,
तो अगर वो लोन पे पैसा उठाएगी तो ये 14-18 जितना भी रेट डिसाइड होगा उतना उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो कंपनी आपको शेयर इशू की है तो आपसे बोलेगी कि मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको प्रॉफिट में शेयर करूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगा। तो अब आप ये सोचो कि कंपनी, तब इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाता है। अब जो खरीदते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? जो खरीदते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि कंपनी अगर आगे अच्छा करने वाली है तो उसके शेयर प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। अगर 100 रुपये का आप आज शेयर खरीदे हो तो कल को हो सकता है वो 500 रुपये का शेयर हो जाएगा। ये 100 रुपये का शेयर जो आपका 500 का हुआ है उसे बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी ये 100 रुपये का कैपिटल जो आपने दिया है वो एप्रिशिएट यानी बढ़ के 500 रुपये हो गया। तो फ़ायदा होगा ना आपको इंटरेस्ट भले नहीं मिलेगा लेकिन कोई आपका ये 100 रुपये का शेयर 500 रुपये में आपसे ख़रीदने के लिए तैयार होगा। और दूसरा, आपको कंपनी में प्रॉफिट जब होगा, मान के चलो कि 1 लाख का, ऐसे फिगर लेते हैं 1 लाख का, और कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, तो 1000 रुपये हर शेयर पे प्रॉफिट हुआ। वो 1000 रुपये हर अपने शेयर होल्डर को बांटेगी। 1 शेयर है तो 1000 रुपये, 2 शेयर है तो 2000 रुपये, 10 शेयर है तो 10,000 रुपये। तो वो डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी आपको बांटेगी। तो अब हम ये समझ गए हैं कि कंपनी पैसा पब्लिक से उठाती है शेयर के थ्रू। तो कैसे ऐसे उठाती है? आपने सुना होगा ना कि कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है कि मतलब पहली बार कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो बोल रही है कि मेरा शेयर अब यहाँ पे एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो रहा है तो यहाँ पे मेरे शेयर ट्रेड होंगे। तो अगर आपको शेयर लेना है तो आईपीओ के थ्रू कंपनी पैसा उठाती है। अब आईपीओ कैसे आता कैसे है? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। किसी भी आईपीओ में पैसा कैसे लगाएं, कि हर कंपनी तो हो सकता है अच्छी ना हो ना, उसका आईपीओ आ रहा हो, कुछ कंपनी बहुत अच्छी होती हैं। तो आईपीओ जब आता है तो उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका मैं आपको डिटेल वीडियो एक बना के प्रोवाइड करूँगा। तो देखना, वही बात हो गई कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब आप देखो कि आइसक्रीम वाली कंपनी है, कपड़े वाली कंपनी है, अल्कोहल वाली कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। आपको जिस बिज़नेस का समझ हो आप उस बिज़नेस में पैसा डालो, उस कंपनी के आईपीओ में आप पैसा डाल सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा उठाती है। ये पैसा कंपनी क्या करती है? हो सकता है नए ऑफिस खोलेगी, नए फैक्ट्री डालेगी, ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। और इससे जो फ़ायदा होगा फिर वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में आपको वापस करेगी, प्रॉफिट देगी। उसके बाद आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी अगर कंपनी अच्छा करती रहेगी तो। अब इसके बाद आता है कि पब्लिक पैसा क्यों देती है कंपनी को? पब्लिक पैसा क्यों देती है कंपनी को? पब्लिक अपना पैसा एफडी में डाल दे या किसी और जगह पे लगा दे, खुद बिजनेस कर ले, कुछ भी कर सकती है पब्लिक। अगर आपको ये चीज़ समझना है कि इक्विटी शेयर क्यों खरीदते हैं, शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं कंपनी के, तो आप ये सोचिए। पीछे एक वीडियो मैंने डाला है, बेसिक फाइनेंस का मास्टर क्लास डाला है, उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एफडी में 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड्स में आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में 12% के आसपास का मिल जाता है अगर ईयरली कंपाउंड करोगे। इक्विटी शेयर में आपका 20% के आसपास चला जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड को अगर आप देख लो तो 20% का रिटर्न पाने के लिए पब्लिक यहाँ पे पैसा डालती है। ये चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीछे वाली क्लास एक बार देख के आएंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, और अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड। पब्लिक को पैसा बनाना होता है पैसे से, इसलिए वो शेयर खरीदती है। तो पब्लिक को शेयर से पैसे कैसे मिलते हैं? अगर सपोज़ करो आप 100 रुपये के शेयर खरीदे हो, कल को वो 1000 हो जाएगा तो आपके शेयर की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। उसके बाद कंपनी जो ईयरली प्रॉफिट कमाती है, अगर मान के चलो कि 1 करोड़ का कमाई, तो वो नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करके आपको जितने शेयर होंगे उस फॉर्म में आपको डिविडेंड पेमेंट करती है कंपनी। तो आपको 2 तरह से फ़ायदा होता है, एक आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, एक आपको डिविडेंड मिलता है। तो इसलिए पब्लिक भी कंपनीज को पैसा देती है कि मेरा चलो यार, मैं अपना जहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये कुछ पैसे हैं
तो इसीलिए पब्लिक भी क्या करती है कि पब्लिक अपने काम में बिजी होती है और जो उसके पैसे बचे होते हैं तो वो सोचता है पैसे से पैसा बनाए, तो कंपनी इसको पैसे दे देता है। ऐसे ही आप कर सकते हो, किसी अपने दोस्त को पैसा दे सकते हो, वो बिजनेस करेगा, प्रॉफिट आपसे शेयर करेगा। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज को आप समझो कि उनका शेयर लेके पैसा दे रहे हो, उनका मालिकाना हक खरीद रहे हो, और आपको जब वो प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड के फॉर्म में वो आपको प्रॉफिट देंगे और आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो दो तरीके से आपको फ़ायदा होता है, इसलिए पब्लिक शेयर खरीदती है कंपनी के। तो अब हम कहाँ तक सीख चुके हैं चीज़ें? हमने समझा कि शेयर क्या होता है। शेयर हमें एनएससी या बीएससी से ख़रीदना होता है और उसको ख़रीदने के लिए हमें डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। उस ट्रेडिंग के अकाउंट से हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं। कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो उस आईपीओ में पैसा डालता है कौन? पब्लिक डालता है। आईपीओ का डिटेल वीडियो एक मैं ज़रूर बनाऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए कि किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या किस आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। अब पब्लिक पैसा डालती है, पब्लिक को पैसे से पैसा बनता है जिससे कि शेयर का प्राइस बढ़ता है और शेयर का प्राइस बढ़ने के बाद डिविडेंड भी मिलता है। कई बार आपको बीच में सुनाई देगा इस कंपनी ने 100% का डिविडेंड दिया, तो उसका क्या मतलब होता है कि 100 रुपये का शेयर जो आज ट्रेड हो रहा है तो 100 रुपये का कंपनी नहीं दे रही, डिविडेंड दे रही है। ऐसा नहीं होता है। ये जो 100 रुपये का शेयर आप खरीदे, हो सकता है आज 5,000 रुपये में ट्रेड कर रहा हो, मतलब कि इस शेयर की इतनी डिमांड है कि 100 रुपये से ये 5,000 रुपये चला गया, तो कंपनी बोलती है कि 100%, 30%, 40% डिविडेंड। तो क्या ये 5,000 का या 100 रुपये का होता है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों का नहीं होता। शेयर जब कंपनी इशू करती है तो एक होता है आपका फेस वैल्यू, वो 10 रुपये या 100 रुपये होता है। तो इस 10 रुपये या 100 रुपये पे वो परसेंटेज अप्लाई किया जाता है। जैसे कोई कंपनी अगर बोली उसका शेयर प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपये था, अगर 10 रुपये था तो वो कंपनी बोल रही है कि मैं 100% डिविडेंड दे रही हूँ, तो यानी वो 10 रुपये हर शेयर पे डिविडेंड देने वाली है। तो जिसके पास जितना शेयर होगा वो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, उतना डिविडेंड उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। हाँ, अब एक डाउट ये आ सकता है कि डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसमें पैसा कैसे डालते हैं। डीमैट अकाउंट जब आप खोलते हो उसी वक्त में आपका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाता है। इस डीमैट अकाउंट में एक आपको वॉलेट मिलता है जिसमें आप ऐसे पैसा ऐड कर लोगे, उस पैसे से आप शेयर खरीद लोगे, तो ये पैसा आपका यहाँ पे कट जाएगा और जब शेयर को सेल कर दोगे तो फिर ये पैसा आपका यहाँ पे आ जाएगा और फिर इस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में। तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। ये चीज़ें तो आपको लगभग मुझे लगता है कि मालूम ही होंगी, नहीं मालूम होंगी इसलिए मैंने बता दिया कि डीमैट अकाउंट को आपको आपके बैंक अकाउंट से अटैच किया जाता है और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि आपका कोई पैसा लेके भाग जाएगा। सबसे ज़्यादा सेफ पैसा आपका डीमैट में रहता है, मतलब एक हद तक माना जाता है कि डीमैट में सेफ रहता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट से कोई आपका डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकता है। जब आप विड्रॉ करोगे तब आपके बैंक अकाउंट में आएगा, फिर बैंक से आप खुद विड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम ये चीज़ जो है ये सीख गए। इतना तक अगर लोगों को समझ में आ गया है आपको तो मैं आगे बढ़ूँगा। अगर कोई इसके बाद भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तो अब सवाल आता है कि अब किस कंपनी को मैं कैसे डिसाइड करूं कि यार कैसे किस कंपनी का शेयर खरीदूं, कैसे समझ में आएगा कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है या इसका प्राइस नीचे जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए लोग दो चीज़ करते हैं। एक करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और एक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में आपके चार्ट्स देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में आपके सारे डेटा देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखते हैं। अरे ये सारी चीज़ें क्या मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में, सब समझ में आएगा। जिस तरह से मुझे नहीं समझ में आती थी आज मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे ही मैं सीखते सीखते टुकड़ों में सीखते सीखते समझ गया चीज़ें, ऐसे ही आपको भी ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि टेक्निकल वाले पार्ट पे चलते हैं कि जिससे हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग चार्ट लगा के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कंपनी के शेयर का पैसे ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो सबसे पहला बात ये आता है कि लोग चार्ट्स देखते ही क्यों हैं, मतलब चार्ट बेसिकली होता क्या है, चार्ट देखना ही क्यों है। तो जो लोग चार्ट देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, सबसे पहला सवाल मेरा आ जाता है कि चार्ट देखना ही क्यों है, मतलब लोग चार्ट देखते क्यों हैं। वो चीज़ आप समझने के लिए ऐसे समझो कि मैं अगर ज़्यादातर रिलायंस का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि लोगों को रिलायंस के बारे में मालूम है।
तो रिलायंस का शेयर आज मैं अगर आपको बोलूं कि वो 1400 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कैसे लगाओगे कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या ये 1400 पे ही हमेशा से रहा है, या पहले इसके ऊपर भी था, या इसके नीचे भी रहा हुआ है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। तो मतलब पीछे के प्राइसेस अगर आपको देखने हैं तो वो हमें चार्ट पे ही तो दिख पाएंगे। वो चार्ट क्या होता है, प्राइसेस को, पीछे वाले प्राइस को आपको दिखाता रहता है कि पहले यहाँ था, पहले यहाँ है। वो आपको दिखाता रहता है कि पहले प्राइस यहाँ था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये 1400 पे है, और उसके पहले 1400 से ऊपर भी था। तो ऐसे ये चार्ट चलते आपको, मतलब एक, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि चीज़ें आपको एकदम समझ में आए, एकदम देख के आप प्रैक्टिकली करो, फील करो। इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब देखिए, जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो चार्ट आसानी से देख सकते हैं कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही चार्ट देख लेंगे। लेकिन जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप जा सकते हो वहाँ पे, ये ट्रेडिंग व्यू, ये आप यहाँ पे देखना कि tradingview.com है। यहाँ पे जाके आप फ्री में चार्ट देख सकते हो अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप नीचे लिंक दिया हूँ, उससे डीमैट अकाउंट खोल के ये देखो, आप ऐसे ही लॉगिन करके आपका ये ऐसे ही इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप ऐप में खोलोगे तो आप ऐसे ही चार्ट देख सकते हो। तो अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि लोग चार्ट क्यों देखते हैं। तो अब आपको मैं विप्रो का चार्ट दिखाता हूँ या बजाज फाइनेंस। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप इसे मेरा रिकमेंडेशन मत मानिएगा कि आज आपने देखा कि ये शेयर का सही बता रहे थे, जाके शेयर खरीद लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सिर्फ सीखने के लिए देखना है। और मैं पीछे के डेटा दिखाऊँगा, क्योंकि NSE कहती है कि 3 महीने पीछे के डेटा आप दिखा सकते हो, करंट डेटा नहीं दिखा सकते हो, वरना वो रिकमेंडेशन माना जाएगा बाय या सेल का। तो अब आपको मैं चार्ट समझाने के लिए लेके चलता हूँ विप्रो के चार्ट पर। अब आप यहाँ चार्ट पे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये कुछ प्राइसेस दिख रही हैं। 201 रुपये मार्केट क्लोज है, 201 रुपये पे विप्रो का शेयर क्लोज हुआ है। यानी अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 201 रुपये पे क्लोजिंग प्राइस इसकी विप्रो की यहाँ पे है। अब इससे क्या, आपको अगर ध्यान से देखो तो चार्ट के ही थ्रू तो आपको दिख पा रहा है कि आज 201 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखो, यहाँ पे नीचे आप 3 फरवरी 2026 को यहाँ कहीं ये 258 के आसपास था, लेकिन अभी 201 के आसपास है। मतलब स्टॉक यहाँ से सीधे आपका ये नीचे गिर गया है। तो ये आपको चार्ट से ही पता चल पाया ना कि पीछे प्राइस 200 के ऊपर था, 258 270 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे अभी प्राइस गिर गया है। तो अब यहाँ से प्राइस गिरा है, अब यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि क्या ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा। तो अब ये जो हम एक एक कैंडल देख रहे हैं, हम एक एक कैंडल ये जो देख रहे हैं, अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो ये कैंडल होता है। कैंडल फॉर्म कैसे करता है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो जैसे अगर आप चार्ट देख रहे हो तो ये कितने टाइम का चार्ट है, ये टाइम फ्रेम बोला जाता है कि टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। मतलब डेली में आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा, मुझे तो ये अभी निगेटिव लग रहा है, निगेटिव टू साइडवेज अभी है। अब क्या करते हैं, वीकली चार्ट लगा लेते हैं। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में आपको दिखा कि विप्रो तो कम से कम 320 रुपये के आसपास यहाँ पे था, वहाँ से गिरते हुए यहाँ आ गया है। अब कितने वीक में ये गिर गया है। ऐसे ही मंथली टाइम फ्रेम होता है। किस टाइम फ्रेम को कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें आगे मैं बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ मेरा समझाने का ये काम है कि चार्ट देखते क्यों हैं। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि पीछे के प्राइजेज़ मुझे याद नहीं रह सकते हैं, पीछे के प्राइजेज़ मैं पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे देखूंगा। तो ये मुझे देखने के लिए, ये समझने के लिए चार्ट देखना पड़ता है। अब ये चार्ट जो आप देख रहे हो ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसको कैंडल स्टिक चार्ट बोला जाता है। ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम को लगा के देखते हैं हम किसी भी इक्विटी शेयर में, या किसी भी कंपनी का मुझे एनालिसिस करना होता है लॉन्गर शॉर्टर टर्म, उस हिसाब से मैं टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ। ये चार्ट जो है कैंडल स्टिक चार्ट है। चार्ट कई टाइप के होते हैं, ये आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये बार चार्ट है,
हर चार्ट अलग अलग कहानी है। ये लाइन चार्ट है, ये लाइन बता रहा है कि देखो ऊपर से नीचे गिरता हुआ चला आया है। ज़्यादातर मुझे कैंडल स्टिक चार्ट समझ में आता है, ज़्यादातर लोग कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज़ करते हैं। कैंडल कैसे बनती है, एक एक कैंडल कैसे बनती है, मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ आगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको ये समझ में आ गया है कि चार्ट हम देखते क्यों हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक भाव भगवान छे, प्राइस इज़ सुप्रीम, प्राइस इज़ अ गॉड। तो जब मुझे पता ही नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों में ये शेयर किस भाव पे ट्रेड कर रहा था, आज किस भाव पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं अंदाज़ा कैसे लगाऊंगा कि आगे जाने वाले टाइम में ये किस भाव पे ट्रेड कर रहा होगा। पीछे की ये प्राइसेस मुझे नहीं याद है। अब आगे आने वाले 10 दिन में चार्ट कहाँ पे जाएगा, चार्ट हो सकता है ये यहाँ से जाके यहाँ पे आके फिर ऐसे ऊपर चला जाए, ये या यहाँ जाए फिर यहाँ से नीचे चला जाए, या ऐसे साइडवेज रह जाए, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगले 10 दिन की आपको चार्ट की प्राइस नहीं दिखेगी तो याद भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम चार्ट्स क्यों देखते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने बोर्ड पे। हमने समझा कि शेयर क्या होता है, हमको एनएससी और बीएससी से ख़रीदना होता है, उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। डीमैट अकाउंट के थ्रू हम कंपनीज़ को पैसा देते हैं, कंपनीज पैसा उठाती हैं आईपीओ के थ्रू, या हम डायरेक्ट शेयर भी ख़रीदते हैं किसी कंपनी का। उस शेयर को ख़रीदने से हमें दो फ़ायदा होता है, डिविडेंड मिलता है जो कि प्रॉफिट का शेयर बोला जाता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। जो हम शेयर ख़रीदे होते हैं अपना 100 रुपये का ख़रीदे हैं तो 1000 हो जाता है, 1000 का ख़रीदे हैं तो 10,000, जो भी कुछ भी हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है। यही तो बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन किस कंपनी का कहाँ से गिरने वाला है शेयर, ये सारी चीज़ें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया तो हम किसी भी कंपनी का शेयर ख़रीदने से पहले उसके पीछे की प्राइस हिस्ट्री देखते हैं। तो उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ता है, चार्ट देखते हैं। अब चार्ट जब देखते हैं तो चार्ट में हम क्या देखते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। अब कैंडल, एक एक कैंडल आपने देखा, वहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, रेड कैंडल है, ये देखो आप, ये यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन, दो ही कलर की कैंडल होती है। ऊपर जाएगा तो ग्रीन बनेगी, नीचे जाएगा तो रेड बनेगी। कैसे ये सारे कैंडल्स कैसे बनते हैं, अब मैं आपको इसी चार्ट पे ही सिखाता हूँ कि कैंडल्स कैसे बनती हैं। तो अब कैंडल समझने के लिए आते हैं। कैंडल्स पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ग्रीन या रेड छोड़ दो, सबसे पहले कैंडल में चार चीज़ होती है, चार चीज़ होती है। क्या होती है, एक ओपन होता है, फिर एक क्लोज होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है। ये चार चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये चारों चीज़ें किसी भी कैंडल में पाई जाती हैं। अच्छा, वो चाहे ग्रीन होंगी, चाहे रेड होंगी, चाहे जो भी होंगी। अब क्या ग्रीन या रेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब जैसे ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ ये कैंडल है तो इसमें चार चीज़ें इसकी कहाँ कहाँ पे हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको ग्रीन कैंडल समझाता हूँ कि ये देखो, ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, ये ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये आपका हाई है, ये आपका लो है। इस कैंडल में भी देखो, ये ओपन है, ये क्लोज प्राइस है, ये हाई है, लो लगाया ही नहीं है इस कैंडल में, तो डायरेक्ट ये चला गया है। लेकिन अगर इसको टाइम फ्रेम चेंज करके देखोगे तो लो इसका दिखेगा किसी छोटे टाइम फ्रेम में। ऐसे ही रेड कैंडल में ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। हाँ, नहीं समझ में आया ना, कन्फ्यूजन हो रही होगी थोड़ी, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नहीं समझ में आएगा मैं तब तक समझाऊँगा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक ग्रीन कैंडल होती है, इमेजिन करते हैं कि एक ग्रीन कैंडल लेते हैं हम। अब जैसे ये मान के चलो कि ये मेरी ग्रीन कैंडल जाने वाली है, ग्रीन कैंडल, तो प्राइस क्या होगा कि
ओपन यहाँ होगा नीचे और क्लोज यहाँ होगा। हाई ये बनाएगा, लो ये बनाएगा। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपन यहाँ होगा नीचे और क्लोज ऊपर होगा। ऊपर चाहे जितना हाई बनाए और चाहे जितना उसके पहले लो बनाए। तो ये आपकी जो ग्रीन कैंडल होती है वो ऐसे बनती है। ये आपका ओपन हो गया, ये आपका क्लोज हो गया, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। जब लाइव मार्केट में आप देखोगे ना कैसे ये बनते हैं हाई लो, ये आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप ऐसे समझो कि ये ग्रीन कैंडल आपका ऐसे था। और रेड कैंडल कैसे होता है, रेड कैंडल आपका ओपन यहाँ होता है ऊपर और क्लोज नीचे होता है, और लो ये लगता है, हाई इसका ये होता है। तो ये कैंडल ऐसे बन जाती है आपकी रेड वाली कैंडल। ओपन ये, क्लोज ये, लो ये, हाई ये। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये आपका यहाँ पे हाई आ गया, ये आपका ओपन, ये आपका क्लोज और ये आपका लो आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आपका ये आ गया, ये आपका ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे लगा और लो यहाँ पे लगा। मतलब आपको कैंडल समझ में आई। ओपन ये ग्रीन कैंडल अगर है तो ओपन यहाँ पे हो रही है और क्लोज ऊपर हो रहा है। अगर रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हो रही है, क्लोज नीचे हो रही है। लो यहाँ पे ही है, लो इसका लो है दोनों का ही, और हाई ये हाई है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ओपन, लो, हाई, क्लोज क्या है। अगर आप ये ध्यान से देखना चाहो तो इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ कि ओपन, लो, हाई, क्लोज आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख। जैसे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये रेड वाले कैंडल को देखिएगा, ये यहाँ पे देखिए कि ऊपर ये जहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, जब भी मैं कैंडल पे रखूँगा आपको यहाँ पे दिखना है OHLC जो लिखा हुआ है, इसको आपको देखते रहना है। तो अब ये देखो इस कैंडल पे मैंने जब रखा तो ओपन 203 है, मतलब 203 पे ओपन हुआ था। ये यहाँ पे ये देखो रेड कैंडल है ना, 203 पे, ये देख रहे हो ध्यान से जहाँ पे ये एरो है, 203 पे ओपन हुआ था। हाई इसने लगाया था कितने का, 205.99 का, ठीक है। और लो इसने लगाया था 200 का, ये देखो 200 आया है। और फिर क्लोज कहाँ पे हो गया, 201 पे। अभी आप देख रहे हो रेड कैंडल कैसे क्लोज हुई है, 201 पे, 201 पे क्लोज है। फिर से देखते हैं, ये कैंडल जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ था। मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर वो हाई लगाया 203 पे, फिर नीचे जाके लो लगाया 200 पे, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये इस तरह से ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई। आई होप कि अब आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही आ जाते हैं ये ग्रीन वाले कैंडल पे। ग्रीन वाले कैंडल पे आप देखो ओपन 200 दिखा रहा है, हाई 205 दिखा रहा है, लो दिखा रहा है 198 और क्लोज दिखा रहा है 206। अगर इसको हम प्लॉट करें तो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ, लो यहाँ लगाया था, हाई यहाँ पे लगाया था। तो ये देखिए एक कंप्लीट कैंडल ग्रीन बन गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई और ये आपकी रेड कैंडल। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ग्रीन का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, लो ये होता है, हाई ये होता है। मतलब स्टॉक कोशिश हाई यहाँ तक जाने की कोशिश किया, फिर लेकिन वहाँ से सेलर्स आ गए तो ये यहीं पे क्लोज हो गया। यहाँ से खुला था, पहले शायद नीचे आया या फिर खुल के फिर थोड़ी देर बाद नीचे आया होगा, ऊपर जाते जाते ऊपर यहाँ गया, यहाँ से सेलर आ गए, फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर गया कैंडल। तो ग्रीन में ओपन आपका यहाँ होता है, क्लोज ऊपर होता है। रेड में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, लो हाई दोनों का ऊपर और नीचे होता है। आई होप कि आपको कैंडल समझ में आया होगा कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये चार्ट कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक खरीद लीजिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ और ये करंट डेटा है, तो प्लीज़ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको दिखाया गया है। तो अब एक बार हम फिर देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। शेयर सीखा, NSE BSE समझा, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कंपनी क्या होती हैं, कंपनी IPO क्यों ले आती हैं, हम शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने से पहले हम चार्ट देखते हैं कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं और कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं ये हमने देखा।
तो अब आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें और मैं आगे एडवांस लेवल पे लेके चलने वाला हूँ, तो आप एकदम ध्यान दे के पढ़ते रहिएगा। और मैं कहता हूँ कि पूरी क्लास देखिएगा, तभी अगली क्लास में जंप करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। वरना आगे क्या समझ पढ़ा रहा हूँ वो उस वक्त में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप ये पहले देखे रहोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आपने देख लिया कि कैंडल स्टिक चार्ट हम क्यों देखते हैं। तो अब एक बार फिर से मैं आपको ले चलना चाहूँगा चार्ट पे ही। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि ये हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि ये कंपनी है, यहाँ से ये कंपनी का प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, फिर ये नीचे आता गया, फिर हल्का सा ऊपर पुल बैक लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आके फिर अभी ये साइडवेज पे यहाँ पे आके रुका हुआ है। अब यहाँ से हम कंक्लूड कैसे करते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे भी ये सारी चीज़ें हम आगे सीखते रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि जब मैं कह रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा और कोई कह रहा है प्राइस नीचे जाएगा, तो प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं? प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाते क्यों हैं? मतलब कि कोई खरीद रहा है तो ऊपर जा रहा है, बेच रहा है तो नीचे जा रहा है। कोई खरीद क्यों रहा है या कोई बेच क्यों रहा है, उसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है, और जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसका प्राइस घटता है। समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से इसको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज़ करो कि अगर मान के चलो कि अनियन का डिमांड बढ़ जाए, अनियन का डिमांड बढ़ गया तो इसका प्राइस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाएगा। और अगर अनियन की डिमांड घट जाए तो इसका प्राइस नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिमांड घट गई है। तो जब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है, और जिस चीज़ की डिमांड घटती है उसका प्राइस घटता है। अब इसी का कॉन्सेप्ट एक आ जाता है। अब आते हैं सप्लाई में। अगर सपोज़ करो कि किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ा दी जाए, मार्केट में अभी 100 केजी अनियन थे, अब 100 केजी और आ गए। 100 केजी खरीद ही नहीं पा रहे थे लोग, 100 केजी और आ गया, मतलब ज़्यादा हो गया है मार्केट में। तो अब इसका प्राइस चांस है कि क्रैश कर जाएगा, ये गिर जाएगा। तो सेम ऐसे ही आपका शेयर में भी होता है। जब जिस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। अब शेयर की डिमांड बढ़ती कैसे है? शेयर की डिमांड ऐसे बढ़ती है कि कंपनी कोई नया ऑफिस खोल रही है, कोई नया प्रोडक्ट ले आ रही है, तो डिमांड बढ़ने लगती है कि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, या कंपनी का प्रॉफिट आने वाला है इस साल, लग रहा है कि इसका बार कंपनी ने बढ़िया बिजनेस किया हुआ है, तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, क्योंकि लोगों में डिमांड आ गई ना। लोग सुने कि अरे यार इस कंपनी ने इस बार बहुत अच्छा किया है, तो हम क्या करते हैं, इस कंपनी के शेयर को ख़रीद लेते हैं, क्योंकि इसके शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो डिमांड जो होता है प्राइस को बढ़ा देता है। ऐसे ही जब किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगते हैं तो वहाँ क्या होता है, सप्लाई शेयर की बढ़ जाती है। जैसे किसी कंपनी ने के बारे में फैल गया कि यार इस बार ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, इस बार कंपनी ने अच्छा बिजनेस ही नहीं किया, तो जो लोग शेयर रखे रहते हैं वो शेयर बेचने लगते हैं। तो जब वो शेयर बेचने लगते हैं तो सप्लाई शेयर की क्या होती है, बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस गिरने लग जाता है। तो हम आज की क्लास में क्या सीखे हैं कि शेयर क्या होता है, एनएससी और बीएससी क्या है, डीमैट क्या है, कंपनीज़ क्या हैं, कंपनी पर आईपीओ ले आती हैं, हम शेयर खरीदते हैं, चार्ट देखते हैं शेयर खरीदने से पहले, कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, और डिमांड और सप्लाई क्या होता है। डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि जो डिसाइड करता है कि किसी कंपनी का शेयर बढ़ेगा या घटेगा। अब आज की क्लास के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा, और
बाकी की चीज़ें आगे आने वाली क्लासेस में और भी डिटेल में हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं, आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, ये टॉपिक छूट गया शायद। बाकी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो आगे पड़े हुए हैं। अभी आपको ये समझ में आएगा कि जो कैंडल मैंने बताया कि कैंडल्स कैसे बनते हैं, उसमें एक्साइटिंग कैंडल्स क्या होते हैं, लेकिन लेगआउट कैंडल क्या होते हैं। जब कहते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस मैं भी खरीद रहा हूँ और कोई बेच रहा है, तो उसमें जितने लोग खरीद रहे हैं उतने ही लोग बेच रहे हैं, तो प्राइस बढ़ कैसे जाता है। बिड आस्क का डिफरेंस क्या होता है, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हायर हाइज कंपनी बना रही है, हाँ अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैं इस क्लास में अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको उसके लिए हर क्लास को एकदम डिवोशन के साथ देखना पड़ेगा और देखते जाइए। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे के यहाँ कब मार्केट आपके हाथ में आ जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्लास समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर उसके साथ करिएगा ना, जिसको कि आपको देख के लगता है कि यार ये भी बहुत एम्बिशियस है, इसको भी चीज़ें सीखनी है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेगा तो मुझे भी कोई डाउट होगा तो उसको हेल्प करूँगा, उसको होगा तो मैं हेल्प करूँगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें मान के आप उससे शेयर करो, खुद भी बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ। जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो नॉलेज है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को किसी भी तरह से दे पाऊँ जो वो सीखना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में आगे अच्छा करना चाहते हैं। मेरा पूरा डिवोशन रहेगा, आपका भी डिवोशन चाहिए। आप जितना डिवोशन दिखाओगे मैं उसका 2x डिवोशन दिखाऊंगा, चीज़ें आपको समझाने के लिए। किसी भी टाइम किसी भी जगह पे मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लासेस आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखनी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्कूल के फॉर्म में ऐसे ही सीखी जाती हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच।